Assalamu alaikum. So here we are going to talk about thyroid gland, that is endocrine gland, and it is present in the neck region on either side of the trachea. अब ये हमारे पास एक ग्लैंड है जो कि जिसके दोनों साइड्स पर लेटरली बाइलेटरल लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय द isthmus. इसका वेट होता है 15 to 20 ग्राम एंड इट रिसीव्स अ वास्कुलर सप्लाई एज वेल एज एक्सटेंसिव इनर्वेशन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसमें दो हार्मोन स्क्रीट होते हैं, दैट इज थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआयोडोथायराडाइन, दैट इज T3. अब सेंसिस कैसे होती है थायराइड हार्मोन्स की T3 एंड T4? हाइपोथैलेमस जो कि ग्लैंड है ये हमारे पास TRH को स्क्रीट करेगा, दैट इज हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर. यहाँ फिर हम इसको हार्मोन भी कहते हैं हाइपोथैलेमस का. ये रिलीजिंग फैक्टर थ्रू द हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेसल्स जाता है टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये उसको स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो फिर इन रिटर्न हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्क्रीट करता है. अब पिट्यूटरी हार्मोन TSH जो है ये एंटीरियर लोब में स्क्रीट हो रहा होता है और ये इन रिटर्न थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जो कि फिर हमारे पास T3 और T4 हार्मोन को स्क्रीट करता है. नाउ थायराइड हार्मोन्स हमारे पास कैसे फॉर्म होते हैं? जब हमारे पास टायरोसिन दैट इज अमाइनो एसिड उसके साथ आयोडीन ऐड होगी. अगर हमारे पास थायरोक्सिन के साथ जो है 4 आयोडीन होंगी तो हमारे पास T4 होगा और अगर हमारे पास ट्राईआयोडोथायराडाइन जो है वो 3 आयोडीन कंटेन करेगा तो ये T3 कहलाएगा इन द टायरोसिन. प्लाज्मा लेवल्स T4 के अंदर हायर होते हैं एज कम्पेयर टू T3, बट जो T3 है उसके जब जो टारगेटेड सेल्स के पास वो जाता है तो वो अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाईली शो करता है. सो इन दैट केस T4 इज अ प्रिकर्सर टू T3, दैट इज T4 सबसे पहले प्रेजेंट होता है और जब T4 टारगेटेड टिश्यूज की तरफ जाता है तो वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो टारगेटेड सेल्स को अपना इफेक्ट शो करता है. Regardless of which hormone and intermediate affects cellular metabolism, both T4 and T3 are needed for normal thyroid function. तो दोनों ही जो हार्मोन्स है T4 and T3 they are very important for the thyroid function. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? टायरोसिन है, इसमें एक आयोडीन अटैच है तो ये मोनो आयोडोटायरोनाइन है. फिर इसमें 2 आयोडीन अटैच होंगे तो ये डाई आयोडोटायरोसिन बन जाएगा और इसमें 3 आयोडीन अटैच हैं तो ये हमारे पास T3 फॉर्म हो जाएगा और जब इसमें 4 आयोडीन अटैच होते हैं तो ये हमारे पास T4 को हार्मोन को फॉर्म कर देता है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स, इसमें सबसे पहले आ जाती है थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स इन केस जब हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है विद रिस्पेक्ट टू द कोल्ड एनवायरनमेंट तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है बाय द थायराइड हार्मोन्स. उनको नॉर्मल लेवल पर लाया जाता है, बॉडी के टेम्परेचर को उसमें मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है और थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या आता है कि ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करवाया जाता है, उसको रिलीज करवाया जाता है ताकि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो जाए. इनहैंस इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन द पेरिफेरल टिश्यूज. थायराइड हार्मोन्स आल्सो डायरेक्टली इनहैंस द डेवलपमेंट ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और इसका लिंक स्केलेटल सिस्टम के साथ भी होता है और CNS के साथ भी होता है, क्योंकि अगर तो थायराइड हार्मोन एब्सेंट है तो उनकी वजह से क्या होगा, मेंटल और जो हमारी ग्रोथ है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है जिसमें क्रिटिनिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की जो सिचुएशंस होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में क्या हो रहा होता है कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इनहैंस लिपोलाइसिस, इनहैंस अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड फॉर इंक्रीज सेलुलर एक्टिविटी. कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में क्या आता है कि जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. अब ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं कि सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर रिसेप्टर्स के साथ, दैट आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, उनके साथ
अटैच हो जाते हैं, अंदर जाके बाइंड हो जाते हैं. दीज थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स एक्ट एज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन. अब जब थायराइड हार्मोन एक्टिवेट होता है तो थायराइड रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो है स्पेसिफिक डीएनए की स्टार्ट कर देते हैं एंड विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल. ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन कौन से, इट इज डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी कैटेगरीज. एक है हाइपरथायराइडिज्म और एक है हाइपोथायराइडिज्म. इन हाइपरथायराइडिज्म जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड फंक्शनिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है. हाइपरथायराइडिज्म क्या है, रिजल्ट इन द इंक्रीज क्रिएशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. इसमें थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है. कॉजेज़ क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज, दैट इज ग्रेव डिजीज में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता ड्यू टू एनी जेनेटिक डिफेक्ट, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है एंड इन रिटर्न जो T3 और T4 हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से डिजीज़ कॉज होती है, दैट इज़ नोन एज ग्रेव्स डिजीज़. थायराइड कार्सिनोमा, दैट इज कैंसर, ये भी कॉज होती है हाइपोथायराइडिज्म की, इंड्यूस्ड बाय एक्सेसिव हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी स्टिमुलेशन. क्योंकि डायरेक्ट स्टिमुलेशन जो है कहाँ से उसका जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन है वो हमारे पास हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी स्टिमुलेशन की वजह से होती है थायराइड ग्लैंड की, कि वो अपने हार्मोन्स को स्क्रीट करे. तो जब हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जब वो TSH को पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब बहुत ज़्यादा स्क्रीट करेगा तो इन दैट केस क्या होगा, T3 और T4 का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इन हार्मोन्स को स्क्रीट करना शुरू कर देता है. तो उस केस में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन कॉज होती है जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं. ग्वाइटर इज नोन एज द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड ये हाइपोथायराइडिज्म के केस में कॉज होती है. अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो पेशेंट की आइज़ होती हैं वो एंटीली बाई की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि जो आइज़ के अंदर जो जितना भी कंटेंट होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंट होता है, और इसको हम ईज ऑफ थैलेमस कंडीशन कहते हैं. हाइपरस्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन के सिम्टम्स हैं ईज ऑफ थैलेमस, टैकीकार्डिया, मसल वीकनेस, वेट लॉस, डायरिया, हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज एपेटाइट. ट्रीटमेंट्स में क्या आ जाता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स, एंटीथायराइड ड्रग्स दैट इनहिबिट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू द टायरोसिन. क्योंकि आयोडीन टायरोसिन के साथ मिलती है तो हमारे पास ये हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, दैट इज हार्मोन्स बनते हैं जो कि T3 और T4 है. नॉट यूज आयोडीन सप्रेशन, नॉट यूजफुल लॉन्ग टर्म रेडियोएक्टिव आयोडाइड. एडवर्स इफेक्ट्स क्या है ट्रीटमेंट के, स्किन रैश एंड इचिंग स्टार्ट हो जाती है, माइल्गिया, जॉन्डस, नोजिया, एग्रेन्युलोसाइटोसिस, रिडक्शन इन नंबर ऑफ WBCs. Contraindications, pregnancy, nursing mothers can potentiate anticoagulant effects. अब एंटीथायराइड ड्रग्स का क्या काम होता है, इसमें हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरेसिल आ जाता है एंड में थायमेजोल आ जाती है. दीज आर एंटीथायराइड ड्रग्स और ये क्या करते हैं कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को रोक देते हैं. अब किसी कैसे रोकते हैं कि जो हमारे पास एंजाइम होता है दैट इज नोन एज थायराइड पेरोक्सीडेज, ये इसको इनहिबिट कर देंगे, जो ये क्या करता है आयोडीन को टायरोसिन के साथ अटैच करता है. तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है. प्रोपाइल थायरोयूरेसिल आल्सो इनहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 इन पेरिफेरल टिश्यूज. अब T3 ने क्या करना होता है कि वो उसने टारगेटेड सेल्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करना होता है, ये बहुत हाईली इफेक्ट करता है. तो जब उसकी इनहिबिशन हो जाएगी, T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो फिर इफेक्ट जो है वो हाईली शो नहीं कर पाता. Adverse effects of antithyroid drugs are skin rash and itching. Iodide, relatively large doses of iodide exceeding 6 mg cause a rapid and dramatic decrease in thyroid function. अब इसमें क्या हो रहा होता है कि वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं जिसपे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो सकती है.
फर्स्टली क्या होगा कि जब आयोडाइड के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो इन दैट केस थायराइड फॉलिकल सेल्स आयोडाइड को अपटेक नहीं करते, बहुत ही लिमिटेड लेवल तक ये अपटेक करते हैं। तो इन दैट केस जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स होते हैं दैट आर T3 एंड T4 वो फॉर्म नहीं हो पाते और उनका लेवल जो होता है एक्सक्रीशन का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फ्रॉम द थायराइड सेल। दूसरा क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म जो है बहुत कुछ टाइम के लिए कंट्रोल हो जाता है एंड विद इन 2 वीक्स जो है इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये शॉर्ट टर्म जो है हम हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। रेडियो एक्टिव आयोडीन में क्या हो रहा होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज ऑफन यूज टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यूज इन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म सच एज इन ग्रेव्स डिजीज, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता ड्यू टू अ जेनेटिक डिफेक्ट और उसमें ग्वाइटरी कंडीशन कॉज होती है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट इज। तो उसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आयोडीन के यूज कर सकते हैं। टेकन ओरली rapidly sequestered with gland, isotope begins to emit beta radiation destroying thyroid follicle cells. In that result क्या होगा, after undergoing radioactive destruction patient given thyroid hormone as a replacement therapy. Beta adrenergic blockers may also be helpful as an adjunct in thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis क्या होती है, जब हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसमें हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जब हमारे पास TSH बहुत ज़्यादा निस्क्रीट होना शुरू हो जाएगा थ्रू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। Although these drugs do not directly lower plasma levels of thyroid hormones, they may help suppress symptoms such as tachycardia, palpitations, fever and restlessness. तो ये जो एड्रेनर्जिक बीटा ब्लॉकर्स होते हैं क्या करते हैं, ये मेनली जो काम कर रहे होते हैं ये सप्रेशन का काम कर रहे होते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं। नाउ वी हैव हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड एज ऑफ ऑनसेट। एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म को मैक्सिडेमा भी कहते हैं, ये आइडियोपैथिक भी होती है और ऑटो इम्यून लिम्फोसाइटिक डिस्ट्रक्शन होती है जिसको हम हाशिमोटो डिजीज़ कहते हैं। अब हाशिमोटो डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है ये, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता और वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है जो कि थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और जो उसको डैमेज करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो हमारे थायराइड सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और चाइल्ड्स में क्या होता है, कंजेंटल इम्पेयरमेंट होती है थायराइड फंक्शन, जिसमें थायराइड हार्मोन्स वर्क प्रोड्यूस नहीं होते या तो फिर बहुत लेस उनकी स्क्रीशन होती है। एंड इफ़ इट इज़ अनट्रीटेड इट विल लेड टू क्रिटिनिज्म, जिसमें मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन होती है और चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरी जो कॉज है उसमें डाइटरी इनटेक आ जाती है ऑफ आयोडीन लो एट एनी एज, दैट इज एडेमिक ग्वाइटर। अब ग्वाइटर हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर इन केस अगर थायराइड हार्मोन की स्क्रीशन बहुत ज़्यादा स्प्रेस हो गई है, थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे या फिर लिटिल या फिर ऐसा हो रहा है कि T3 और T4 ब्लड के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, सर्कुलेट ही नहीं करे क्योंकि वो थायराइड हार्मोन्स क्रीट ही नहीं हो रहे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो इन दैट केस क्या होगा, एज अ फीडबैक जो वी नो दैट कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो TRH को स्क्रीट करता है और TRH फिर आगे से क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसका इंटीरियर लोब फिर हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्क्रीट करेगा और इन दैट केस क्या होगा, थायराइड ग्लैंड हमारे पास थायराइड हार्मोन दैट इज T3 और T4 को स्क्रीट करता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब थायराइड हार्मोन्स की स्क्रीशन नहीं हो रही होती है और ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इन दैट केस हमारे पास जो TRH और TSH होते हैं वो एज अ फीडबैक के तौर पर क्या होते हैं कि फिर थायराइड हार्मोन्स की स्क्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और इनका लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, ग्वाइटर कंडीशन कॉज होती है दैट इज़ नॉन एज हाइपरथायराइडिज्म और उसमें जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है।
Goiter can be caused by other drugs such as lithium, affective disorders, and mania. Primary symptoms of hypothyroidism is lethargy, weight gain, constipation, bradycardia, sleepiness, anorexia, cold intolerance, and dry skin. अब क्रिटिनिज्म जिसके अंदर हमारे पास हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और मेंटल रिटार्डेशन होती है, इसमें क्या होता है, एज द डिजीज गेट वर्स, डल लुक, puffy face appearance, usually develops thick tongue that sticks out. The child may also have choking episodes, constipation, jaundice, lack of muscle tone, floppy infant, dry and brittle hair, low hairline, poor feeding, short height, sleepiness and sluggishness. तो ऐसी उसकी जो है ना हमारे पास फेशियल अपीयरेंसेस होते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं और इस तरह के सिम्टम्स जो है वो क्रिटिनिज्म में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोस्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को हम किसी से ट्रीट कर सकते हैं। पहला तो ये होता है रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। अगर थायराइड हार्मोन जो है वो उन तरीके से सेंसाइज नहीं हो रहे, उनमें हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, उसको ट्रीट करने के लिए प्रिपरेशन कंटेनिंग T4 दैट इज लेवोथायरोजिन एंड T3 दैट इज लियोथायरोनाइन और बोथ हार्मोन्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू मिमिक नॉर्मल थायराइड फंक्शन। जब थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, व्हेनेवर द एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज इम्पेयर्ड। Administration of thyroid hormone is likewise important in infants and child with hypothyroidism because adequate amounts of these hormones are needed for normal physical and mental development. क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की कम प्रोडक्शन अगर होती है तो उस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है और फिजिकल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। मोस्टली ये चाइल्ड में हो रहा होता है। थायराइड हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी प्रिपेयर्ड synthetically given in small doses and incrementally raised, should be taken at the same time each day and lifelong treatment. हाइपोस्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के अंदर जो रिप्लेसमेंट थेरेपी इंडिकेशंस आ जाती हैं उसमें आफ्टर थायरोइडेक्टोमी और फार्माकोलॉजिक एब्लेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड विद रेडियोएक्टिव आयोडीन टू प्रिवेंट इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड गॉइटर। तो ये इंडिकेशंस हैं एंड एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है, शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट्स विद कार्डियोवैस्कुलर और रीनल डिजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड and I hope so you understand it clearly.